बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और बहुत ही खूबसूरत मौसम लाहौर का हुआ है। आपको मालूम है कि बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है और बारिश का आगाज़ जो है लाहौर में तो कल दोपहर को तो नहीं हुई थी बारिश, सुबह बहुत हुई थी, लेकिन आज सुबह से अभी भी जब मैं ऑफिस आई हूँ और अभी मुझे पता चला, मैंने अभी बल्कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी पूछा तो मुझे पता चला कि अभी भी हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि ये जो बारिश है ये बाइसे रहमत रहे, बाइसे ज़हमत ना हो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड के हर मौसम आप बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर आप बाहर निकलें, लेकिन बिला वजह जिस तरह बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना, इस बारिश में आप ना ही निकलें। और अगर आपको निकलना पड़ता है अपने किसी काम के लिए, किसी फंक्शन पे, इवेंट पे जाना है, तो प्लीज़ ड्राइविंग बड़ी केयरफुली कीजिएगा, सोच समझ के, एहतियात करके, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आज हमने ये प्लान किया है क्योंकि सैटरडे वाले दिन आपको मालूम है कि सादी अरशद हमारे साथ होती है। पहले ज़रा शेफ़ अनम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ अनम। बिल्कुल ठीक। जल्दी से बताएं क्या बनने वाला है। आज हम बना रहे हैं चिकन चपली कबाब बनाएंगे और साथ में आज हम मंदी बनाएंगे और मैंने कहा सीज़न में मैंगोज़ काफ़ी ज़्यादा आए तो मैंगो जूस बनाएंगे आज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा जी, साथ ही साथ आपको ये मैं बताती चलूँ, आज हम सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में लाइव कॉल्स लेने वाले हैं। फ़ी बंदा एक सवाल किया जाएगा ताकि ज़्यादा कॉलर्स को एडजस्ट कर सकें। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, 04299200628 हमारा नंबर है। छोटी छोटी सी बातें हैं, टेलीफोन लाइन प्लीज़ मेक श्योर वॉल्यूम म्यूट हो और डिस्कनेक्ट ना हो ताकि डिस्टॉर्शन होगी आवाज़ में तो फिर हमें सवाल समझ नहीं आएगा। 04299200628 हमारा नंबर है। आप कॉल करके सादिया अरशद से सवाल करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपकी इंस्ट्रक्शन सही पहुंचा दी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एक्सीलेंट। अच्छा, दोबारा नंबर रिपीट कर दूं, मुझे बार बार पैनल से कह रहे हैं। 04299200628 हमारा नंबर है। एक दफ़ा ना मेरे करियर के शुरू में मैंने अपने घर का ही नंबर बता दिया और वो घर का लैंडलाइन, उस ज़माने में आपको मालूम है ज़्यादा लैंडलाइन का इस्तेमाल होता था, आज से 7-8 साल पहले की बात है, लेकिन अब आई एम वेरी केयरफुल, ये ऑफिस का हमारा डायरेक्ट नंबर है। अच्छा जी, सादिया क्या हो रहे हैं सितारों के हाल चाल? सितारों के हाल तो इस वक्त बहुत अच्छे, प्लेजेंट और ज़बरदस्त। बल्कि ये जो मंथ होगा ना जुलाई, यहाँ से बहुत सी चीज़ों का, इसको हम कहते हैं स्टार्टअप है और बड़ा प्लेजेंट स्टार्ट है जो हमारे, क्योंकि सेकंड हाफ यहाँ से बेसिकली साल का सेकंड हाफ एक तरह से स्टार्ट हो जाता है और आगे तो बहुत अच्छी और बेहतर सिचुएशंस हमें मिलेंगी। हर इंडिविजुअल को यकीनन आएंगी, आपके लिए प्लेजेंट सिचुएशंस आएंगी और जो हमारी रुकी हुई चीज़ें थी ना अब तक, हर एक के लिए मैं एक ओवरऑल बता रही हूँ, जो भी रुके हुए आपके काम थे, नहीं चल रहे थे, नहीं हो रहे थे, एक यहाँ से आपको स्टार्टअप मिलेगा, दूसरा सितंबर में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत से लोगों को मिलेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, प्लेजेंट होती। ठीक है जी, हिना खुशाब से ज़रा इनके बारे में पता करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक ठाक। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है और प्लीज जरा डिटेल से, बहुत टेंशन है, बताइएगा। अच्छा ठीक है जी, बताइए डिटेल। बहन का नाम? उसका नाम है समीना। समीना। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1988। ठीक है। और उनकी शादी के बारे में पूछना है कि अभी बात चल रही है, खानदान में क्या होगी और कब तक होगी या बाहर होगी और कैसी रहेगी, डिटेल से जरा बताइएगा। बिल्कुल सही, काफी मसला चल रहा है जी। कोई इशू नहीं, हमारी बहुत सारी दुआएं, लाइव जवाब सुनिएगा। थैंक यू सो मच, जीती रहें, खुश रहें जी। सबसे पहले तो इनको विश कर देते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है उनकी बर्थडे आ रही है, 11 जुलाई। माशाल्लाह भाई, आपका तो काम मैंने बिल्कुल गौर नहीं इस तरफ किया। बिल्कुल सही। इनको सबसे पहले तो बर्थडे विश कर देते हैं और दूसरा जहाँ तक बात आ जाती है इनकी शादी के हवाले से, उन्होंने कहा रिश्ता आया हुआ है, तो यकीन जानिए कि बड़ा अच्छा टाइम है।
अब जब रिश्ता आया हुआ है तो उसमें मैं हमेशा कह देती हूँ कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें, वो क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये थोड़ा सा ना ज़रा एक लेंथी प्रोसीजर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। मैं हर एक को समझाती हूँ। इसमें ना आप अपना पर्सनल, आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, भी जिसके साथ शादी हो रही होती है उसकी भी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। तो इसमें ज़रा मैं मुनासिब यही होता है कि जब आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब चूंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये वक्त अच्छा है। ओके, ठीक है, इस वक्त में इनके लिए जो भी प्रपोजल आया हुआ है यकीनन अच्छा होगा, बेहतर होगा। वो फैमिली में है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी एक हादसे से, प्रॉब्लम से, टेंशन से गुजर चुकी हैं। तो अब इनके लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है। और अल्लाह खैर करे कि मैं सिर्फ इतना कहूँगी बिस्मिल्लाह कीजिए इंशाल्लाह। यानी इसका हाँ जी बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। जी रिमशा कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, गुजरात से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना। जी बताएं, नाम बताएं भाई का। मुनीब। मुनीर, ठीक है। मुनीब नाम है। मुनीब, ठीक है जी। आगे? हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 2005। ठीक है, सितंबर 2005। क्या पूछना है? उनकी जॉब के बारे में पूछना है। ओके, जॉब के बारे में? जी उनकी जॉब के बारे में पूछना है, कब तक इनकी जॉब लगेगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लाइव जवाब सुनिएगा जी। जॉब के बारे में भाई के पूछना है। अच्छा देखिए, जॉब के लिए मैं फिर से ये कहूँगी कि अच्छा टाइम है, और ऐसा लगता है कि पिछले मार्च से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब चाह रहा है इसी साल के मार्च से। तो अभी भी वक्त अच्छा है, बिल्कुल आ जाएगी सितंबर तक, मैक्सिमम सितंबर से लेकर नवंबर इनके लिए वक्त ज़्यादा बेहतर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये ज़्यादा बेहतर होगा। अभी भी बेटा कोशिश करते रहो, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ज़्यादा पॉजिटिव मंथ साबित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं हो सकता, कोशिश आप करते रहो, लेकिन सितंबर से लेकर नवंबर तक ज़्यादा अच्छे मंथ्स साबित हो सकते। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने कहा अभी हम कॉल्स लेने से पहले कर रहे थे बात कि सितंबर वैसे भी ऑल राउंडर है, बहुत अच्छा होगा बहुत से लोगों के लिए, एक प्लेजेंट और हैपनिंग वाला मंथ साबित होगा। यहाँ से ऑनवर्ड्स अच्छे मामला शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं दोबारा नंबर ज़रा रिपीट करती चलूँ जी। 042992000628 हमारा नंबर है। प्लीज़ बहुत सारी कॉल्स हम इसलिए भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि फिर टेलीफोन की जो आवाज़ है ना वो सही होनी चाहिए। टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए ताकि फिर हम आपकी कॉल फॉरवर्ड आगे कर सकें। जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ओके ठीक है, वो सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी सादिया, मुझे ये ज़रूर बताइएगा फिर कि हम ये भी देखते हैं कि सरस्वती जैसे ऑब्वियसली हमने अक्सर जिक्र किया है, इसको सरस्वती भी कहते हैं, कुछ लोग सरस्वती कहते हैं। इसको बेसिकली 7.5 years ऑफ सैटर्न रूलिंग टाइम पीरियड कहते हैं। ये सैटर्न जिसको जोहल कहा जाता है उर्दू में, इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, ये उसके बेसिकली 7.5 साल। तो ये कौन से सितारे इस वक्त इसकी जद में आए हुए हैं, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। एक तो इस वक्त कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, और फिर अब ये पाइसिस भी किसी हद तक आए हुए हैं। लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो सरस्वती होती है ना, इसको 3 तरह से देखा जाता है। सबसे ज़्यादा इसको आपके मून साइन से देखा जाता है। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी एक मिथ है, मैं इसको क्लियर कर दूं। जिस तरह बहुत से लोग जो अपनी बर्थडे को कैप्रिकॉन एज अ कैप्रिकॉन मनाते होंगे, कुछ लोग एज अ एक्वेरियस मनाते हैं, पाइसिस से मनाते हैं। हर एक के ऊपर सरस्वती इफेक्ट नहीं करती है। सब लोग तसल्ली कर लें सबसे पहले तो, इसलिए हाथ से इजी हो जाए, हर एक को इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ से अब बात कंटिन्यू करेंगे। सईदा जी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? जी मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी बताइए, नाम बताएं बहन का। जहरा। जहरा, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं और ईयर। 29 जून। ठीक है, 29 जून है। ईयर 2004। 2004, ठीक है। क्या पूछना चाहेंगी? एजुकेशन के बारे में पूछना है, अभी वो कंफ्यूज हो जाती करियर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा जी बहन के एजुकेशन के बारे में। ठीक हो गया। बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है, मगर एजुकेशन में ना ऐसा है कि जिस तरह कहीं पे कोई गैप है, या जिस तरह कोई सब्जेक्ट्स में चीज़ में कोई गैप लेके नहीं पढ़ना होता किसी बच्चे का, या फिर जिस तरह को अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करना या कुछ इस तरह से होगा करियर में, या आगे जाके सब्जेक्ट्स में कोई चेंज आएगा। बट वेरी ब्रिलियंट बच्चा, आई मस्ट से वेरी ब्रिलियंट।
और बिल्कुल ज़ोर बेटा जारी रखो, बहुत अच्छा पढ़ोगे, बहुत ब्रिलियंट हो। और मेरा तो मशवरा होगा कि आप, बल्कि एक सजेशन भी है कि आप जितना पढ़ना चाहते हो, एक्सेलेंट माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा जी, जवेरिया फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है जवेरिया? हाँ जी। अच्छा जी, थोड़ा ऊंचा आपने बोलना है। मुझे बताएं किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। ठीक है, भाई का नाम और डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। भाई का नाम आसमान है। ठीक है, ईयर? डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई जी 2002। 2002। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? टीवी से सुन रही हैं आप? टीवी से नहीं सुनना प्लीज। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या सवाल करना चाहती हैं? मैंने पूछना कि भाई ने बाहर जाना है तो ओके। क्या इसके लिए बेहतर रहेगा? ठीक है, टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिएगा। अब जवाब सुनिएगा लाइव। थैंक यू सो मच जी। भाई ने बाहर जाना, भाई ने बाहर जाना। सबसे पहले तो भाई की बर्थडे है कल, इनको भी भाई बर्थडे ये तो आप कमाल कर रही हैं। मैं तो 9th डेट of July। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अच्छा जी, भाई ने जो बाहर जाना है ना, तो इसके हवाले से ये है कि बेटा मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। बाहर अगर ये जाना भी चाहते हैं ना तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इस एज में या इस इधर ये हमेशा सोचता रहेगा, ये ना ख्वाब बहुत देखता है, मतलब बाहर जाना है, हमेशा ड्रीम करता है। और इसको हम कहते हैं थोड़ा सा इल्यूजनरी भी है, डिल्यूजनरी भी है। ठीक है, तो ये इसको हमेशा ये करता रहेगा। आप जो मना करोगे ये कहेगा मैंने जाना है, और बज़िद है और मुसलसल बज़िद नज़र आता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसका प्रोफेशन हमेशा अपनी फैमिली से डिफरेंट होगा। ठीक है, फैमिली की जो भी ट्रेंड्स ट्रेडिशन होते हैं ना, मतलब अगर फैमिली अगर बिजनेस करती है तो इसने डिफरेंट, इसके हमेशा डिफरेंट फील्ड, और ये होगा जैसा कंप्यूटर, गैजेट्स, IT से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, इस तरह की इसकी कोई फील्ड होगी, हो सकता है बल्कि सिंगिंग या इस तरह की भी कोई चीज़ इसकी हो सकती है। तो सो वेरी डिफरेंट। और अगर इसने जाना ही है तो 32 की एज का वेट कर ले। अच्छा, 32 साल की जब होगा ना तो इसकी किस्मत ने ऐसा काया, ऐसा पलटा लेना है ना, ये अपनी किस्मत बना लेगा, मगर वेट करें, अभी नहीं, बिल्कुल सही, टू अर्ली, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब बताइएगा वो जो हम सरस्वती की बात कर रहे थे। अच्छा जी, जो सारस्वती होती है ना वो हर किसी को इफेक्ट नहीं करती है। ये क्या है, मिथ बनी है, बस सारस्वती लगी तो बंदा गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अपनी पैदाइश के वक्त आपके अपने जायचे में जोहल या सैटर्न जिसको कहते हैं वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छा है, तो ट्रस्ट मी बड़े अच्छे आप उस वक्त में बन भी जाते हैं। बिल्कुल सही। आपका बहुत अच्छा कैरियर, क्या आप अपना घर बना लेते हैं, आपकी शादी हो जाती है, ये इतना अच्छा। उनके सैटर्न के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, फिर चिश्तिया से के बारे में ना बहुत एक मिथ है, मैं इसलिए एक्सप्लेन करी, बहुत से लोग सारस्वती से डरते हैं, ऐसा ही और है। हम एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो डराते हैं, कहते हैं जी आप ब्लू सफायर 10 कैरेट का पहन लें, जितना आपका वेट है उतना सदका दे दें, पता नहीं क्या क्या। सॉरी, मगर मुझे ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं। दिस इज बुलशिट। ये फजूल की बात है, आप लोगों को तंग किया जाता है, बहुत से लोग तंग होके आते हैं, बताते हैं, ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, आपको जब बताया जाए, यानी कि एक दशा होती है, पूरे इस पे देखा जाता है, हाँ, उसके बाद फिर आप अपने आप को देखिए और फिर उसके मुताबिक। और इसलिए भी ये ज्यादा इस तरह आपसे और जरूरी है बताना, ताकि अवेयरनेस आ सके। लोग डर जाते हैं और लोग डराने वाले भी होते हैं बहुत। अच्छा जी, चिश्तिया से कॉल है, इसमें हम तफसील से भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक है हुमैरा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। ठीक है, क्या नाम है भाई का? उसका नाम है महताब हुसैन। ओके, और क्या डेट ऑफ बर्थ और ईयर है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1995। 28 दिसंबर 1995। 27 दिसंबर। ओके, 27, ठीक है जी। और क्या पूछना चाहेंगी? 1995 है। 95, क्या पूछना चाहेंगी जी? उनके बारे में पूछना है कि वो जेल में बंद है, किसी केस में बंद है वो, तो कब तक वो छूट जाएंगे? ओके, ठीक है जी, और उसके बाद उनके रोजगार के बारे में भी बता दें। ओके, नो इशू, थैंक यू सो मच। लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा, अब जिस तरह इन्होंने पूछा ना, तो मून सैटर्न इकट्ठा है,
साढ़ लगी हुई है और 2-2.5 साल से ही इज़ इन ट्रबल रिफर। लेकिन वैसे भी मैं समझती हूँ ये इस बच्चे को या जो भी है थोड़ा सा मामला अभी डिफ़िकल्टी में रहेंगे, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। नवंबर, इसी साल के नवंबर दिसंबर के बाद कुछ आसानी आएगी, आसार बेहतर होंगे। मगर याद रखिएगा फिर जब ये जो टाइम थोड़ा सा गुजरेगा, अप्रैल या जून 2024 का आएगा, तब तक ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा आदत चीज़ें ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आ जाए, लेकिन इस साल के नवंबर के बाद कुछ बेहतरी। ओके जी, लास्ट कॉलर लाइबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है लाइबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगी। जी बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 31 जनवरी 2006। क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपनी स्टडीज़ के बारे में पूछना चाहूँगी और आगे करियर के बारे में। ओके, स्टडीज़, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू जी। लास्ट कॉलर हैं जी। अच्छा जी, आपको बेटा मैं सिर्फ इतना कहूँगी, यू आर वेरी बहुत अच्छे हो, माइंड बहुत अच्छा चलता है। आपको एक तो मेरा सजेशन ये है कि अगर अभी एक और चीज़ बता दो, अगर ग्लासेस नहीं लगाते तो आई साइड वीक हुई हुए चेक कराओ। दूसरा ये है कि बहुत अच्छा पढ़ोगे, वेरी ब्रिलियंट। और करियर में ना आप जो भी करोगे उसको हम कहते हैं डेस्क जॉब करना, यानी कि एक होता है कि प्रॉपरली जिस तरह बैंकिंग सेक्टर या कुछ ऐसा, वो नहीं करोगे। आप होगा मनमौजी, अपनी मर्जी से कोई बिजनेस करना, कोई ऐसी चीज़ करना, या फिर जिस तरह अगर डॉक्टर बनते हो कुछ भी जिसमें वर्किंग आवर्स आपको सूट नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से काम करने वाले हो। और बहुत अच्छी, वेरी ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और आवाज से भी शी इज लुकिंग एंड साउंडिंग कंपोज्ड। हाँ, इस टाइप की कुछ होगी या बिजनेस करना कुछ ऐसा, वेरी वेरी वेल, बिल्कुल बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सादिया। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन के साथ आज हमने लाइव कॉल्स का सेशन किया। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे कुछ और नए मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उनका तारुफ, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा की तरह, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, फील एंड आई टेक सो मच प्राइड जब हमारे यंगस्टर्स एक पॉजिटिव कदम उठाते हुए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। फिर चाहे स्पोर्ट्स के मैदान की हम बात करें, एजुकेशन की फ़ील्ड की बात करें, IT की फ़ील्ड की बात करें, माशाल्लाह हमारे यंगस्टर्स जो है ना पूरी दुनिया में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी हमारी यंगस्टर्स के अंदर वो एनर्जी है कि उनको देख के हमें भी एनर्जी मिलती है। इसी तरह मेरे सामने जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी और पढ़ाई मुकम्मल करते हुए वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। अभी बता रहे थे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी ब्रेक में, और छोटी उम्र के अंदर इन्होंने एक ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड जीता जिसका नाम आपको बताते हुए डायना अवार्ड। ही इज़ अमंगस्ट दो 6 पाकिस्तानी विनर्स जिन्होंने डायना अवार्ड जीता है, और इसको प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम ने इंडोर्स किया और एक्नॉलेज किया है। सो आप इससे इसकी जो है पॉजिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अवार्ड है क्या, किस बुनियाद पे मिलता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन हमारे साथ जो इस अवार्ड के विनर हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वी आर लकी एंड ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। इनकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र आइए डालते हैं। जी ख़वातीन और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है फ़हद शहबाज साहब, इनको खुश आमदीद किया। और साथ ही साथ हमारे जो 2 नौजवान, नस्ल पटियाला घराना, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो पूरे बर सग़ीर में चंद ऐसे क्लासिकल मौसीकी के घराने और उसके चश्मो चिराग 10वीं जनरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब के पोते हैं, उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब के साहबजादे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अमजद और सलमान अमजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। नाउ फ़हद, डायना अवार्ड, और जितनी मुझे समझ आई, जितना हमने सोशल मीडिया में भी देखा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये जो यूथ जनरल असेंबली है, इसकी जो बुनियाद रखी गई यंगस्टर्स में अवेयरनेस डालने के लिए, और फिर किस तरीके से ये अवार्ड मिला, थोड़ा सा बताते हुए। हाँ जी, ये 8 साल का सफ़र है। अगस्त 2015 में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था अपने इब्तदाई सेमेस्टर्स में, तब इस इदारे की बुनियाद रखी। और इस इदारे का मकसद जो था वो पाकिस्तान में यूथ डेवलपमेंट
और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं कि नौजवानों की सियासी शमूलियत के हवाले से, क्योंकि 18 साल से 25 साल की उम्र तक या उससे आगे तक आपके पास एक वोटर राइट तो होता है, लेकिन आपने अगर पार्लियामेंटेरियन बनना है, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए उम्र 25 साल की। तो हम ये समझते थे कि हुकूमत के दरमियान और एक यूथ के दरमियान में पुल का किरदार अदा करना, तो जिस तरह से हमारा नेशनल असम्बली काम करती है उसी तरह से यूथ जनरल असम्बली काम करती हैं। इसके बाकायदा माहाना इजलास होते हैं, उसमें उसी रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत इसका जो कोरम होता है वो पूरा होता है। इसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, यहाँ पर करारदादी होती हैं, अटेंशन नोटिस, तो जो नोटिस होते हैं। सॉरी मैं बात जी, इसकी एप्लीकेशन के लिए आपकी उम्र 16 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए और आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, डायना अवार्ड के लिए आपने खुद अप्लाई किया, प्रोसीजर क्या होता है इसका, क्राइटेरिया? डायना अवार्ड के लिए आप बराह रास्त खुद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा आपको समझता है कि आप इस अवार्ड के काबिल हैं तो वो आपको नॉमिनेट करता है। इसमें एक तो आपका नॉमिनेटर होता है और एक आपका रेफरी होता है। तरीकाकार ये है कि 25 साल तक के उम्र के नौजवानों को ये अवार्ड इस वजह से दिया जाता है कि अगर आपने अपनी मुल्की सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। तो मैं 2 इदारे रन कर रहा हूँ, यूथ जनरल असम्बली और फ़हद शहबाज फाउंडेशन। तो यूथ जनरल असम्बली में तो मैं 2 आपको काबिल ज़िक्र चीज़ें बताता चलूँगा जिसका नेशनल सतह पर इम्पैक्ट है। पहला ये कि ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018, उसके अंदर हमारी एक मेजर कंट्रीब्यूशन शामिल थी उस लेजिस्लेशन में, उस एक्ट को पास करवाने में। दूसरी सतह पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नेशनल यूथ कमीशन बनने जा रहा है। पिछले बजट इजलास में जो हमारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसे बाकायदा अनाउंस किया और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान में दीगर कमीशन काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उस तरह से पाकिस्तान में यूथ कमीशन भी काम करेगा। और दूसरा जो मेरी फ़हद शहबाज फाउंडेशन है, ये 2020 में इसकी बुनियाद रखी गई और इसमें हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज पे जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं और उसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इन 2 प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पे 2023 में बरतानवी हुकूमत ने मुझे डायना अवार्ड से नवाजा। बिल्कुल सही। दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप यू मस्ट बी वेरी प्राउड कि आपको इंटरनेशनल सतह पे एक रिकग्निशन मिली। लेकिन देन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अब आपकी उम्र हार्डली 25-26 साल है माशाल्लाह, और ये एज इसलिए बताना ज़रूरी है कि यू कैन डू वंडर्स। छोटी एज से स्टार्ट, आप छोटी एज में बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो कुछ बड़ा आप कर दिखाएंगे और फिर देन स्काई इज़ द लिमिट। कैसा लगता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए? आप एम्बेसडर ही हुए ना, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, आपको आपके नाम से नहीं मुल्क की वजह से शनाख्त मिली है, तो वो एहसास कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुल्क ने पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा इज़्ज़त से नवाजा है। मैं पाकिस्तान को रशिया में और यूएई में, इस्तांबुल और दीगर ममालिक में पहले भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो हमने ये देखा है कि एक तो वो ममालिक हैं जब उनके यूथ के हवाले से काम होते हैं, मैंने चूँकि उनके ख़ुद सेंटर्स का विज़िट किया है और जो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, उनके फोरम्स होते हैं, तो वहाँ आके उन्हीं एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो लर्निंग ज़ाती तौर पे भी है, ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ जाके मुल्क पाकिस्तान का जब पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद होता है तो वो ऐसा लम्हा होता है कि आप वो अपने बता नहीं सकते, वो जज्बात होते हैं। तो जहाँ पर बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ने, हुकूमती सतह पर हो और मकामी सतह पर हो, सब ने सपोर्ट किया इस 8 साल के सफ़र में। और ये जो सारा क्रेडिट जाता है वो यूथ जनरल असम्बली की टीम को जाता है, उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे, आप खुद भी यंगस्टर हैं, पटियाला घराने के नाम को आगे यंगस्टर्स की हम बात करें, आप खुद भी यंगस्टर हैं माशाल्लाह, कैसा लगता है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर? बहुत अच्छा फील होता है। मैं वही बात मैं अभी करने लगा था कि जो उन्होंने बताया कि वो फील आप बता नहीं सकते, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि जब आप किसी भी मुल्क में जाके एक पाकिस्तान का जब आप झंडा देखते हैं तो वो जो फील आपके अंदर उस वक्त एक प्राउडनेस फील होती है, और जब आपको वो एक पुकारा जाता है और मिली नगमे के लिए बोला जाता है तो वो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीज़ों को। ऐसा ही कि इतने सारे लोगों के अंदर जब आप अपने मुल्क का वो देखते हैं झंडा तो आपकी वो क्या फील आता है। मैं और जब सलमान कौमी तराना बजता है, आप सुनते हैं ना, तो वो जो जोश और जज्बा है ना वो अपने अरूज पे होता है। बिल्कुल होती है, फील ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए फ़हद, इस हवाले से अब हम यूथ जनरल असम्बली की बात करें। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द यंगस्टर्स माशाल्लाह, और ये अब जुमला कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जोश और होश
दोनों से हमारे यंगस्टर्स काम ले रहे हैं। हम देखते हैं कि हर सतह पे बच्चे कुछ ना कुछ करें, सोशल मीडिया का भी से कितनी अवेयरनेस बच्चों में अब आई है ओवरऑल के माशरे में क्या हो रहा है, किस तरीके से अपना एक अहम किरदार अदा करना है। देखिए 2023 में जब हम बात करते हैं तो इस जनरेशन को ये क्रेडिट जाता है कि इसने टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन की है और उसमें बहुत तरक्की की है। ख़ास तौर पे जब आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ना सिर्फ AI में बल्कि हम देखते हैं कि ई-कॉमर्स में, चूँकि इस जनरेशन को मौका मिला है तो इसने दुनिया की एक बड़ी फ्रीलांस कौम बनकर दिखाया है। मसाइल ज़रूर हैं, अक्सर हमारे नौजवान बहुत मायूस है, लेकिन ये जो कड़ा वक्त होता है ये हर मुल्क पे आता है। अगर हम हर तरक्की याफ्ता मुल्क की तारीख़ पढ़ें तो उन पे ये कठिन और ये मरहला आता है, लेकिन उससे निकलना ही असल है। और हम ये समझते हैं, इसमें एक जिक्र करूं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान की जो 2017 थी कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात होंगे 2048 तक, उसमें पाकिस्तान की जो यूथ होगी वो फैसला करेगी। बिल्कुल सही। इस वक्त पाकिस्तान की यूथ की तादाद 68% है और यही पोटेंशियल। बिल्कुल, कि आप देखें मुल्क की आबादी 50% से ज़ायद हिस्सा तो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है और यही हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, बल्कि अभी से ही हमारे मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए तैयार हैं और ऑलरेडी। अच्छा, यूथ जनरल असम्बली जिसका आपने इनेकाद किया, बुनियाद रखी, थोड़ा सा ये भी बताते हुए, ऑब्वियसली एक एज ब्रैकेट है लेकिन इसमें सर्टन तादाद होगी ना कि इतनी तादाद के यंगस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। जी, मैं आपको इसका एक तरीकाकार बता देता हूँ कि साल में 3 दफ़ा रिक्रूटमेंट होती है और हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे इसका बाकायदा ऐड आ जाता है। सबसे पहली सतह पे आप फॉर्म फिल करते हैं, आपकी एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और उसके बाद आपके इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फ़ाइनल जो लेटर है वो हमारी तरफ से जारी हो जाता है। तो इसमें तो तादाद है 16 से 25 साल, लेकिन जो लोग 25 क्रॉस कर चुके हैं और 25 से लेकर 40 साल तक, तो वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमारे 2 बोर्ड्स हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड और एक काउंसिल ऑफ मेंटोर्स। तकरीबन 50 के करीब हमारे काउंसिल ऑफ मेंटोर्स में लोग हैं जिनकी उम्र 25 से लेकर 50 साल के दरमियान होगी, जिसमें कुछ फेडरल मिनिस्टर भी शामिल हैं, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री से लोग, अच्छे बैरिस्टर शामिल हैं। और इसके साथ साथ हमारा एडवाइजरी बोर्ड है जो कि 8 लोगों पर मुश्तमिल है और उसमें वो लोग शामिल हैं जो 60-70 क्रॉस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एक सूबे के भी उसमें शामिल हैं। और जो हमारी तादाद है मेंबरान की वो हमारे 100 होती हैं हर साल, लेकिन उसके साथ साथ 12 सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स होते हैं, 18 नेशनल कमेटी के मेंबर्स, और जो वॉलंटियर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 5000 से ज़ायद है और तकरीबन 10,000 हमारे एलुमनाई हैं। बिल्कुल सही। और ये विंडो ओपन कब होती है, ताकि मैं यंगस्टर्स को बताते हुए? ये क्वार्टर होती है। ये अब कब होगी? साल में 3 दफ़ा। अब दिसंबर में होगी और उसके बाद फिर मार्च में। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? बस यूथ के लिए यही मैसेज है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ जो दीगर किताबें हैं उस पर फोकस करें, लेकिन एक चीज़ को मत भूलें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो एक तो स्पेशलाइजेशन का है और उसके साथ साथ आपका स्किल सेट इम्प्रूव होना चाहिए। इस सिलसिले में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है वो अपनी लिस्ट देता है कि आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले 5, 10, 20 सालों में दुनिया में किस चीज़ की मांग होगी। तो आप एक स्किल पकड़ लें, उस पर कोशिश करें, अपने लिए भी और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी उसका नाम रोशन करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ख़वातीन ज़द। बड़ी खूबसूरत बात। पढ़ाई भी करें, प्रोफेशनली डिग्री भी हासिल करें, लेकिन साथ साथ स्किल्स ज़रूर हासिल करते रहें, ये आने वाले दौर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही साथ सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं, तो आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा एक गीत सुनाएंगे, गाना? मैं जी आपको, हमने एक हमद की थी। अच्छा, ओके, माशाल्लाह। जो कि जैसे आप पहले बोल रही थी कि जिस भी हाल में वो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, वो उसके ऊपर एक लफ्ज़ था, तेरे करम ने नवाजा है ख्याल से पहले, भरी है झोली मेरी सवाल से पहले। सुभान अल्लाह। आ जाइएगा प्लीज़। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। शेफ़ अनम बहुत सीरियस कुछ काम कर रही हैं और मुर्गी उन्होंने डाली हुई है और अभी मैं बाकी डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ। अनम, जैसी प्रेजेंटेशन हो फिर आपकी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जब से आपने बताया कि अनम कुछ अच्छी
चीज़ बना रही तब से मेरा मूड और ज़्यादा अच्छा हो तो गया। वो हमेशा अच्छी बनाती हैं आप आप कह रही हैं अच्छी चीज़ें नहीं बनाती हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि कुछ और अच्छी चीज़ बना रही है। आप प्लीज़ मेरे जुमले के ऊपर गौर फरमाइए, बाय द वे धोखा ना खाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैंने ऑफ एयर भी कहा था, ऑन एयर कहना बहुत असल में सुंदर चक्कर ये है कि आप हर दफ़ा अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा कि कुछ मैं भी अच्छी लग लूँ। अच्छा जी, चले मैं यही वजह है, मेरी इंसेंटिव यही है मेरा। हमारे सामने जो दो मेहमान मौजूद हैं पटियाला घराने के चश्मो चिराग, इनको भी वेलकम एक दफ़ा फिर करते हुए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत अंदाज से इन्होंने हमद पेश की। हमारे साथ सलमान अमजद और अली अमजद मौजूद हैं। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ द पटियाला घराना, है ना? ट्रू। मैं कहती हूँ कि वो क्या कहते हैं, वो तानसेन और वो सारे लोगों को तो हमने सुना नहीं, हमारे लिए तो यही तानसेन। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान में गिने चुने क्लासिकल मौसीकी के हवाले से घराने हैं जो पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पे रोशन करे, तो पटियाला घराना इज़ वन ऑफ दोज माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, एक ऐसा आज टॉपिक, और ये टॉपिक ऐसा है जो मैं चाह भी रही थी, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने खुद ही कह दिया प्रोग्राम से पहले, हफ्ता पहले हम जब डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमने डिस्कशन करनी है इस हवाले से, निग्लेरिया। अब मैं अगर इसका तलफ़ुज़ सही कर रही हूँ, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में अल्लाह करे मेरे स्टैट्स गलत हो, या एक से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं जी। ये है क्या बेसिकली? अच्छा, निग्लेरिया फोलेरी जो है, हम जब पढ़ते थे मैट्रिक शैट्रिक किया था तो अमीबा का नाम हमने सुना था। अमीबा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो कि नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है जो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीबा, जिससे हमें अक्सर सुनते थे अमीबिक डायसेंट्री हो गई, डॉक्टर आपको दवाई दे देता था तो ठीक हो जाती थी। अब ये अमीबा की वो स्पीशी है जिसका नाम है निग्लेरिया फोलेरी। ठीक है, निग्लेरिया इटसेल्फ जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है, जबकि निग्लेरिया की अगली स्पीशी निग्लेरिया फोलेरी जो है दैट इज द हार्मफुल स्पीशी। ओके, अच्छा, होता क्या है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला हर पूरी दुनिया पे करम फरमाए, हम सब पे करम फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में तकरीबन 1 से 2 डेथ्स जो हैं वो दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड, लेकिन इसका ये मतलब है कि फिर ये पाकिस्तान में आ गया, ऐसा ही है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये पाया जाता है वहाँ वहाँ हमें अब केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सुंदस इसका जो एक लाइफ साइकिल है ना, जो एक्टिव अमीबा होता है पानी के अंदर, ये एक्टिव अमीबा जो है ये 1 से 5 दिन के अंदर, मसलन एक दिन खुदा न खास्ता आपने आपके ब्रेन के अंदर पहुंचा, 5 दिन में आपको फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, एग्जैक्टली चक्कर, हेडेक शुरू कर देगा। ऐसा ही है। और अगले 5 दिन में, 5 से 8 दिन में वो फेटल अपने उस पे अंजाम पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं सॉरी बात को इंटरप्ट करते हुए, हम लाइव कॉल्स भी ले रहे डॉक्टर साहबा के सेगमेंट में। 042992000628 हमारा नंबर है। आप सवाल करना चाहें डॉक्टर साहिबा से, यू मोर देन वेलकम। डॉक्टर साहिबा, मैंने ये भी सुना है कि ये नाक के जरिए जाता है। जी, मैं यही बताने लगी थी कि निग्लेरिया फोलेरी जो है, इसका ये है कि जब ये नाक के थ्रू ब्रेन में एंटर हो जाता है और वहाँ पे लिटरली ये ब्रेन को खाना, यानी मगज़ को खाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला बचाएं। लेकिन ये है कि अभी तक कहा गया है कि वर्ल्ड ओवर सिर्फ 4 लोग बचे हैं इससे। सिर्फ 4 लोग बचे हैं इससे जब ये अटैक हुआ है, और वो भी अब एक नई दवाई आई है जो कि अंडर इस वक्त ट्रायल्स है, उससे उन्होंने जो है वो यूज़ की है, तो इसलिए ये अब अच्छी न्यूज़ नहीं है। बिल्कुल सही। और ये पाया जाता है रिवर्स में, यानी कि दरियाओं में, स्प्रिंग वाटर्स में, चश्मों में, साफ पानी में, इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में पाया जा सकता है। इसके अलावा पब्लिक टैंक्स और प्राइवेट टैंक्स, जो वाटर टैंक्स हैं, उसके अंदर पाया जाता है। तो इसलिए जब ये सवाल पूछने में बहुत आ रहा था मेरे से कि क्या टैप वाटर में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर लोग टैप वाटर पीते हैं, तो क्या उसमें आएगा, तो आ भी सकता है। अब उसको पीने से नुकसान नहीं है, लेकिन जब आप उसको नाक के अंदर जाएगा तो वो नुकसान करेगा। स्विमिंग पूल में जब आप अपना हेड नीचे इमर्स करते हैं, पानी के नीचे डाल देते हैं, तो आपकी नाक में जाने का खदशा। जो लोग सर ऊपर भी रखें, डाइविंग वगैरह करें, उन लोगों को खदशा। जिन लोगों के वाटर टैंक्स में आ गया है, तो कहते हैं कि जब नाक के अंदर पानी डालते हैं उस वजह से भी ये ट्रैवल अप कर सकता बिल्कुल है। तो मेरी नज़र में तो अगर आप अवॉइड स्विमिंग को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे लोग ये भी इस्तेमाल करें नाक को कवर करने वाला, जो वैसे यूजुअली करते हैं आम हालत में, नोज क्लिप्स कहते हैं स्विमिंग के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये फिर ज़रूर जानते हुए, ये
कंटेजियस तो नहीं है? नहीं, कंटेजियस भी नहीं है, इन्फेक्शियस भी नहीं ठीक है, है। ये लेकिन पानी से ही होगा। यानी जिसको होगा वो अल्लाह माफी दे उसी को मुतासिर करेगा, यानी वो Exactly. आगे फॉरवर्ड नहीं होगा या उस आगे शख्स से। उनके केयर टेकर्स को या उनको नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छी न्यूज़ भी है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप क्लोरीन, गुड ओल्ड क्लोरीन जिसका हम पढ़ते थे, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपने पूल्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो स्विमिंग पूल्स में तो कमर्शियल में तो वैसे भी क्लोरीन होता है इस्तेमाल। सुंदर, इसका सही तरीका है, कई लोग ऐसे इसकी टैबलेट्स में भी आता है, कई लोग टैबलेट्स उठा के पूल में फेंक देते हैं। अब ये चीज़ गलत है क्योंकि ये नीचे जाके एक उस तरीके से नहीं होगा और इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी और ये डिस्पर्स भी सही नहीं होगा। तो सबसे सही तरीका ये होता है कि जो स्विमिंग पूल का स्किमर है ना, जो लगा होता है, जो एक बास्केट सी होती है, उसके अंदर डालें ताकि इवनली वहां से डिसॉल्व होके बिल्कुल पूल के अंदर जो है वो सरायत कर जाए। सही। सेम थिंग गोज फॉर योर ओन वाटर टैंक्स। ठीक है। और इसकी टैबलेट्स आ रही हैं अबाउट, एक नॉर्मल साइज स्विमिंग पूल जो होता है उसमें 5 टैबलेट्स आप डालते हैं क्लोरीन की, जो 3 इंच की टैबलेट्स हैं वो वाली, एक 1 इंच की मिलती हैं, एक 3 इंच की मिलती हैं। जो 1 इंच वाली हैं वो आपके वाटर टैंक्स के लिए हैं और वो आपके छोटे स्विमिंग पूल्स, जो इंडोर पूल्स वगैरह, बच्चों के लिए जो लगाए होते हैं नीचे पूल्स, वो हवा वाले, हाँ। वो वाले उनमें डालने के लिए हैं। जो बड़ी वाली हैं वो बड़ी चीज़ों को, इसी तरह सुंदर नहर पे आप देखते हो बहुत लोग नहा रहे हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये चीज़ जो है पब्लिक इसमें नहा रही है और फ्रेश वाटर भी आ रहा है, दरियाओं से ही पानी आ रहा है ना, और वो तो वैसे भी नहर में नहाना जो है मुझे डजंट हाइजीनिक नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, लेकिन अब इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वर्ड ऑफ कॉशन यही है कि आप जितना प्रिवेंशन कर सके ना उतना करें और अपने घर में क्लोरीन पानी के अंदर डालें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब इसकी ट्रीटमेंट तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी टू अर्ली, ये बहुत जल्दी होगा कहना कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। जाहिर बात है एहतियात ही की जा सकती है, ऐसा ही है, या कोई ट्रीटमेंट भी फिर इसकी? वही मैं आपको बता रही हूँ कि अभी एक दवाई उन्होंने देखी है जिससे 4 लोग बचे थे और वो भी अंडर ट्रायल्स है, वो अभी मार्केट में नहीं आई। ठीक है। फिर भी जब डॉक्टर्स के पास आता है तो कोई एंटी फंगल से हम ट्रीट करते हैं, एंटी अमीबिक से करते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। जिसी तरह कोविड का जब एक ऑनस्लॉट था तो उस वक्त हम सब कुछ ही ट्राई कर लेते थे, एंटीबायोटिक से ट्राई करते हैं। मगर सुंदर बात यह है कि ये सीधा ही नाक के थ्रू जाके ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर देता है, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, और उससे स्टिफ नेक, उससे आगे जाके दौरों का पड़ना, कन्वल्शनल सीजर्स जिनको हम बोलते हैं, और फिर इंसान कोमे में चला जाता है। तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान उसको करे, और इसकी तशखीस तब होती है सुंदर जब बंदा, मतलब जो आपके पास आए सर दर्द के साथ या डायरिया के साथ, वो फौरन तो नहीं उसकी कमर की हड्डी में से वो पानी निकाल के शुरू कर देंगे। जब आपको शक पड़ता है ना, आप स्टिफ नेक हो गई, कंफ्यूजन हो गई, सीजर्स हो गए, तब तक इट्स टू लेट, और तब तक आप इतना टाइम भी नहीं होता कि आप कुछ कर पाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो बारिशों की वजह से सड़क के किनारों में और सड़कों पे पानी आ जाता है, उससे, वो तो साफ पानी नहीं होगा तो उससे तो कोई खतरा नहीं है? उससे कोई खतरा नहीं है, बट रिमोटली अगर देखा जाए तो आपको फिर भी केयरफुल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये वाला पानी तो आप अपनी नाक में नहीं डालते ना। लेकिन इसमें मैं अब अगला सवाल यही कि ये डेंगू का भी मौसम आने वाला है आगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी से ही डेंगू के कुछ पेशेंट्स के केसेस सामने आए हैं। अगेन मैं कहती हूँ, जब मैं ऐसी कोई बात करूँ तो मैं साथ ये भी कह देती हूँ, अल्लाह करे मेरे फैक्ट्स ही गलत हों, अल्लाह करे, लेकिन ऑब्वियसली एहतियात करनी है। तो ये जो बारिशों वाला पानी होता है, इसमें तो डेंगू का खतरा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बल्कि बारिशों का पानी खड़ा ना होने दें गमलों के अंदर। अब जो गमलों के अंदर बारिशों का पानी पड़ेगा वो ना खड़ा होने दें। बाल्टी जहाँ पे आप कपड़े धोते हैं, जो आप वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसके अंदर पानी ना खड़ा होने दें। जितना पानी, अब इस वक्त हमें ये केयरफुल होना है कि अब तो मानसून का भी वो शुरू हो गया है, और जो आप डेंगू की बात कर रहे हो, डेंगू की ऑलरेडी एपिडेमिक फैल रही है, वही ना। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें भी जो हैं, स्प्रेज का जो है स्विमिंग पूल के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है, एक डिफरेंट स्प्रे होता है ताकि डेंगू के जो मच्छर के अंडे हैं उनका भी खात्मा हो जाए अंडों के उधर से। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्लोरीन का अच्छी तरह पढ़ के, और हम लोगों ने तो, हमारे पास भी स्विमिंग पूल है, वीव क्लोरिनाइज्ड इट, ताकि वो जो हैं लोग जो स्विमिंग करना चाहते हैं, फिर हमने नोज़ क्लिप्स दी हैं ताकि वो सही तरीके से करें। कोशिश करें कि दूर ही रहें, लेकिन अगर बहुत ही कोई है कि जी अब आप
करना है आपने तो फिर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। Thank कोई you टिप so much. तो नहीं देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में यही बातें सारी। नहीं, मैं एक टिप देना चाह रही हूँ। आजकल अभी तक मुझे फ़ोन कॉल्स जो लाइव आ रही हैं वो आ रही हैं कि ईद के बाद लोगों का यूरिक एसिड बहुत हाई हो गया है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक तो पानी बहुत ज़्यादा पिए, और पानी के अंदर देसी गुलाब कहीं से मिल जाए, अच्छा देसी गुलाब सही, तो उसकी पत्तियां जो हैं वो उबाल कर एक पानी बना लें, कावा बना लें। और ज़रूरी नहीं गर्म पिएं, वो आप दिन भर पीते रहें। और गोश्त जो होता है वो कम खाएं, दालें कम खाएं, सब्जियां और फल जो हैं वो कुछ दिन ज़्यादा खाएं ताकि बराबर पे काम आ और जाए। अगर देसी गुलाब ना मिले तो अर्के गुलाब का वो भी मिलता है, तो वो आराम से आप उसको बिल्कुल यूज आप कर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो Thank you मच, so much. बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे सामने जो दो नौजवान मौजूद हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, समझ तो आप गए होंगे। आ जाएगा बहुत सारे क्लैप में सलमान अमजद, अली अमजद। अब क्या होए कहे सब सखियां दुख मोरा पाए ना जाने ना कोई मन की बत्तियां मोरा ये दे ना संदेश है कागजा पिया के देश है कागजा पिया के देश कागजा पिया के देश है कागजा पिया के देश ये देना
कागजा पिया के देश है, कागजा पिया के देश। मोरा ये देना संदेश, मोरा 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 ये देना संदेश है, कागजा पिया के देश है, कागजा पिया के कागजा पिया, कागजा पिया के देश। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे साथ पटियाला घराने के चश्मो चिराग सलमान अमजद और अली अमजद साहब मौजूद है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में। और लाइव सिंगिंग का एक अपना ही मज़ा होता है, तो हमने कहा कि फिर अब लाइव सिंगिंग ही होगी, इनसे फरमाइश भी की जाएगी और इनके घराने के जो मशहूर गज़लें हैं वो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमारे साथ, और ये सोशल मीडिया में हमने देखा, जाना, और हमारी ख्वाहिश थी कि मैडम को बुलाया जाए। बड़ी इंस्पिरेशन हासिल होती है। 60s और 70s का दौर ऐसा दौर था, सुनहरा गोल्डन एरा, कि जब बच्चियां, हमारी ख़वातीन लड़कियां साइकिल्स चलाया करती थी और बड़ी आम सी बात होती थी। फिर करते 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 वक्त ऐसा हुआ कि लड़कियां जो हैं साइकिल अपने घर की चारदीवारी की हद तक चलाने पे मजबूर हो गई, क्योंकि शायद माशरा ऐसा हो गया, माशरे की सोच में तब्दीली आई। लेकिन करते 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 हमारे माशरे में इतना शऊर अब बेदार हुआ है। और ये सिर्फ साइकिल चलाने की बात नहीं, बड़ी छोटी सी बात है कि बच्ची ने साइकिल चला ली, नहीं, ये एक पूरे माइंड सेट को चेंज करने की बात है। क्योंकि जब बच्चियां हमारे माशरे की साइकिल चलाना शुरू हो जाती हैं, मोटर बाइक्स चलाना शुरू हो जाती हैं, और उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती, हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, और ख़ुद एतमादी के साथ कॉन्फिडेंटली वो सड़क पे ख़ुद मुख्तार हो के अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा माशरा ब्रॉड माइंडेड हो रहा है, तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो रहा है, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को सपोर्ट कर रहा है। इसी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। MA कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आलिया रहमान खान साहिबा। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। प्रिंसिपल है MA कॉलेज की, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनकी खासियत ये कि प्रिंसिपल तो है, बच्चियों को मोटिवेट तो करिए, लेकिन साइकिल पे मैडम का अपने कॉलेज में आना जाना होता है, एंड शी डजंट नीड अ कार, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़रा मैडम को पहले वेलकम करते हैं, फिर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, ऑनर इज़ ऑल आवर्स। आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र, आइए देखते हैं। कमाल जी, कमाल। मैडम मुझे लिफ्ट मिल सकती है वापसी पे, प्लीज़, आपकी साइकिल पे जगह हो तो घर तक मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। मैडम दैट्स सो अमेजिंग। ये जो शौक़ है ये कब डेवलप हुआ? आपने तो अभी हाल ही में आप प्रिंसिपल बनी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर है माशाल्लाह से। एक्चुअली बचपन में सीख लिया था, ठीक है, लेकिन जो बचपन की साइकिल थी वो छोटी हो गई, हम बड़े हो गए, और फिर जब कॉलेज वगैरह में गए तो ऑब्वियसली दोबारा कभी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जब मैं 2004 में PhD करने गई थी ऑस्ट्रिया, ओके, तो वो यूनिवर्सिटी टाउन है, मेरे घर से यूनिवर्सिटी तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी, तो वॉक करना ज़रा मुश्किल था, लेकिन ट्रैम में 3-4 मिनट में पहुंच जाते थे। तो मैंने नोट किया कि वहाँ स्टूडेंट्स अक्सर साइकिल्स पे आते थे। बिल्कुल सही। और मैं चूँकि खुद अकेली गई हुई थी, तो मेरे पे कोई ऐसा सोशल प्रेशर भी नहीं था कि मैं किसी से पूछूं। मैंने भी साइकिल ख़रीद ली और 4 साल में वहाँ साइकिलिंग ही करती रही हूँ। आई मीन ग्रोसरी शॉपिंग भी इनफैक्ट हम साइकिल पे ही करते थे। इट वाज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। उधर तो कोई ऐसी लेन्स एक्स्ट्रा बनी होती हैं। और लेकिन जब मैं पाकिस्तान वापस आई 2008 में, तब मेरी पहली पोस्टिंग यहीं लाहौर में MA कॉलेज में ही हुई। तो कुछ अर्सा तो मैं साइकिल पे ही आती थी, सॉरी मैं कार पे आती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, आप ट्रैफिक में रुके होते हैं
और कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता ऐसा था ही फिर। है। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट साइकिलिंग। ठीक है। एक दिन हिम्मत की, थोड़ा सा गई, थक गई, पसीना आया, फिर सोचा नहीं इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग एट ऑल। ठीक है। तो ऑन एंड ऑफ मैं कॉलेज आती थी, लेकिन मैं छुप जाती थी, लाइक पिछले गेट से आके पीछे ठीक है। साइकिल छुपा देती थी कि मेरा कोई मजाक ना उड़ाए। लेकिन सून मैंने देखा कि मेरे फैकल्टी मेंबर्स जो मेरे साथ के हैं, कोलीग्स, दे ऑलवेज यूज्ड टू अप्रिशिएट, और कई लेडीज़ कहती थी काश हम भी आपकी तरह कर सकें। ऐसा ही है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, थोड़ी हिम्मत चाहिए। जी जी। फिर 2018 से मैं कंटिन्यूसली कॉलेज आती हूँ, अनलेस बारिश हो तो मैं फिर अपनी कार छतरी पे लगा लें वो तो कोई मसला नहीं, अम्ब्रेला। लेकिन मैडम, ये मैडम की वीडियो जो है वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे, और बड़ा, आप बताइए क्या कहेंगे? थोड़े दिन पहले ही देखा है, मैं वही पूछ रहा था कि जब भी आप आती हैं साइकिल से तो पीछे गाड़ी भी होती है, ड्राइवर होता है साथ के? नहीं। एक्चुअली यही बात है कि जब गाड़ी लेकर आनी है तो फिर फायदा क्या साइकिलिंग का? आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं, क्योंकि उस वक्त तो आप स्टूडेंट थी, अब आप माशाल्लाह से प्रिंसिपल हैं, तो उसी वजह से ये कैसा रीज़न है। एक्चुअली जब मैं जनवरी में प्रिंसिपल बनी तो मुझे गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल सब मिलता है। तो शुरू में 1-2 हफ्ते में ही नोट किया मैंने कि जहाँ मेरा रेगुलरली 30,000 महीने का लगता था, अब तो मेरा बहुत कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे थे। कमाल। लेकिन फिर गिल्टी फीलिंग होती थी कि एक ही बंदा गाड़ी में आ रहा है और जा रहा है और पेट्रोल खर्च रहे हैं। और मैडम, लेकिन मैं ज़रूर ये बात करते हुए, अब साइकिल पे आप आती है तो प्रिंसिपल माशाल्लाह, आसपास घर वालों ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं कि आप प्रिंसिपल हैं, एक स्टैचर है, अजीब सा लगेगा साइकिल पे आते हुए? एक मैं आम सवाल कर रही हूँ, आई एम श्योर आपको ये लोगों ने कहा होगा। एक्चुअली इस तरह जो लोग कहते हैं, मैं उन लोगों से मिलती ही कम हूँ, तो लेकिन जो मेरे नेबर्स हैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको पता है कि इसको साइकिलिंग का बहुत है और इसको ये कोई झिझक नहीं है। लाइक मैं अपनी सिस्टर के घर ठोकर न्याज बेग पे, अपने कैवलरी से मेरा घर जाती हूँ, तो वो भी अक्सर मैं साइकिल पे चली जाती थी कि मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई तो मैं चली जाऊँ। तो लेकिन वो तो मेरी पर्सनल लाइफ थी, तो मैं जाती होती थी। वाकई आपकी वाली बात ठीक है कि प्रिंसिपल बनने के बाद मुझे ख्याल था कि मैं थोड़ा सा अपना वो रखूं, एज रखूं कि जी मैं एक बड़ा आदमी बन गई हूँ। लेकिन आई थॉट कि अगर मैं भी ऑर्डिनरी बड़ा आदमी बन जाऊं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एनी अदर प्रिंसिपल। बिल्कुल सही। हाउ डज दैट मोटिवेट? और फिर एमएओ कॉलेज की तो मैडम एक हिस्ट्री है, एक इसकी लेगेसी भी है, इसके बच्चों की, इसकी स्टूडेंट्स की बात करें, और आप माशाल्लाह से अब आप प्रोफेसर से प्रिंसिपल बन चुकी हैं एमएओ कॉलेज की। हाउ डज दिस इंस्पायर बच्चियों को किस किस तरीके से इंस्पायर किया है? जी, पहले तो मैं एज ए टीचर, एज प्रोफेसर पढ़ाती थी, हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट थी। 2 साल 3 साल पहले मुझे पिछले प्रिंसिपल साहब ने वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक्स बना दिया। ठीक है। आई मीन ही जस्ट गेव मी द अथॉरिटी कि आप एकेडमिक्स को देखें। अच्छा, उसमें ये था कि मैं अक्सर गेट पे बच्चे लेट आ रहे हैं, पूछना क्यों लेट आए हो, तो जी अब्बू छोड़ने नहीं आए या भाई लेट हो गया था, लड़कियों का। और जो बॉयज़, इंटर के बॉयज़ हैं वो भी, या बीएस के बॉयज़, ये भी यही कहते थे कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे ये होता था कि इतने लेम एक्सक्यूजेज़ हैं, आई मीन व्हाई कांट यू डिसिप्लिन योरसेल्फ। अच्छा, इस प्रोसेस में चूँकि मैं बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करती थी, तो मेरी उनके साथ बड़ी एक स्पेशल बॉन्डिंग हो गई। आई यूज टू हेल्प देम इन एवरी वे, जितना भी मैं कर सकती हूँ। गैप नहीं था कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और वो अक्सर मैं जब साइकिल पे जाती थी तो वो रास्ते में कई दफ़ा रुक जाते थे कि मैडम आपको हम थोड़ा सा धक्का दे जाए, थक तो नहीं जाए? ठीक है। नहीं आप लोग चलो, मैं तो अपने हिसाब से जा रही हूँ। अच्छा, जब ये वीडियो आपका बना तो आपको बाद में पता चला कि किसी ने बना के डाल दिया है? एक्चुअली मेरा, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है स्टूडेंट से, तो मैं अक्सर कोई ना कोई जैसे 14 अगस्त का कोई है तो किसी स्टूडेंट के साथ, मैडम टिकटॉक बना ले, मैंने कहा चलो बना ले। तो झंडा पकड़ के हम 14 अगस्त के लिए वॉक कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह एक स्टूडेंट ने कहा कि मैथ्स कॉम का बच्चा है कि मैडम आज आपकी मैं वीडियो बना लूँ, व्लॉग बना लूँ अपने लिए। तो मैंने कहा कहाँ तक जाना है? तो कहते हैं आप चलें तो सही ना। तो वो मेरा और उसका इस तरह था कि वो मुझे रास्ते में रोक लेता था, फिर बात पूछता था, फिर आगे चलता था। आई थॉट आई वाज डूइंग इट फॉर हिम, कि उसका कोई व्लॉग है। उसने फिर हमारी एमएओ टीवी पे ही अपलोड कर दिया और वो मुझे, आई मीन मंडे को अपलोड किया।
ईद से पहले हमने ये जाते जाते बनाया था और करते 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 हाँ जी, ट्यूसडे को इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मैंने तो कहा मैंने कॉलेज ही नहीं जाना। बिल्कुल सही। देखो जब माशाल्लाह दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हम वायरल वीडियोस कहते हैं ना, वो अक्सर औकात नेगेटिव लफ्ज़ के लिए होता है इस्तेमाल, हालांकि ये बड़ी पॉजिटिव वीडियो है। ये तो इंस्पायर करी थी। अच्छा मैडम, इंस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे, वो बात रह गई। आपको क्या लगता है कि आपके इस एक अमल से कितने बच्चे मुतासिर हुए हैं? इस सेंस में मैं कहूँगी कि जब मैं पहले नॉर्मल अपना एज अ प्रोफेसर आती थी, ठीक है, तो मेरे कुछ कोलीग्स अक्सर मुझसे नंबर ले लेते थे, आपने जहाँ से साइकिल ली है हमें भी बताएं, हम भी आप जैसी लेंगे, और कईयों ने ली भी और चलाते भी रहे हैं। प्रिंसिपल के तौर पे अब बच्चे चूँकि इस वीडियो के बाद ख़ास तौर पे अक्सर उस दिन कल या परसों 2 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट आई कि मेरी अम्मी ने कहा है कि मेरी अपनी आपकी मैडम से बात करा दें कि हम अपनी बेटी को कैसे भेजें इस पर। तो मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? तो कहती हैं मैं बस थोड़ी सी दूर 5-6 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा बेटा मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि आपने जब आना हो तो मैं उस जगह से ही गुजर के आया करूँ ताकि यू कैन फॉलो मी। वेरी गुड, वाओ वाओ। और अगर ऐसे हमारे पास रोल मॉडल्स जो कि हैं मौजूद हों तो बच्चे तो यंगस्टर्स और बच्चियाँ ख़ास तौर पे कितना मुतासर हो सकती हैं, खुद मुख्तार हो सकती हैं। मैडम थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, कीप शाइनिंग, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। वापसी पे आपने मुझे डेविस रोड तक छोड़ना है मैडम, प्लीज़ हेलमेट का इंतज़ाम किया जाए, हेलमेट के बगैर। ये पीछे बैग में आपने क्या डाला होता है मैडम? उसमें एक तो पंक्चर किट होती है। अच्छा, कोई लिपस्टिक कोई कुछ नहीं, पंक्चर किट होती है? नहीं, वो कॉलेज में ही होती है। कॉलेज ये हुई ना बात। मैं रख सकती हूँ बैग? हम सोचेंगे इस बारे में। मैं भी वीडियो इस तरह की बनाऊंगी लेकिन खुद ही रखूंगी अपने हद तक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ सलमान अमजद, अली अमजद मौजूद हैं और इनसे और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है जी, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए। जी जी, बहुत सारी क्लैप में। मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, आए तो सही, आए तो सही, बरसे बरसात ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। हैरान है, लब बसता है, दिल गिर है मुझे, हैरान है, हैरान है, हैरान, हैरान, हैरान है, लब बसता है, दिल गिर है मुझे, खुशबू की जुबानी, खुशबू की जुबानी
हिया है, मेरा नाम हिया है। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ब्रेक पे हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से ही हमारे साथ सलमान अमजद, अली अमजद मौजूद हैं। पटियाला घराने के चश्मो चिराग हैं। बहुत उम्दगी के साथ बग़ैर लड़ाई किए दोनों भाई गा रहे हैं। शाबाश, 10 on 10 इस बात में। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, अगेन मैं हमेशा हर प्रोग्राम में, और अभी मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की और दोबारा करूँगी, और मुझे इसको करते हुए कोई कबाहत महसूस नहीं होती कि हमारे जब बच्चे और फिर वो यंगस्टर्स जो प्रोफेशनली इक्विप्ड हो, यानी अपनी डिग्री मुकम्मल करके, कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके अपने शौक़ और पैशन को साथ ही साथ कंटिन्यू करें और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे करें, तो आई फील वेरी प्राउड और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इसी तरह के हमारे पास ऐसे दो हम बहुत वी आर वेरी ऑनर्ड एंड लकी, हमारे साथ ऐसे दो पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, हम बात करते हैं ना एडवेंचरस स्पोर्ट्स की, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की, तो कुछ स्पोर्ट्स तो होती हैं जो हम देखते हैं, फुटबॉल होगी, क्रिकेट होगी, हॉकी होगी। एक्सट्रीम जो स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें आप देखें कि माउंटेन क्लाइंबिंग हो जाती है, फिर हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं। हॉर्स राइडिंग में आप देखें पोलो आ जाती है, टेंट पैगिंग आ जाती है। लेकिन ये जो दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कहा हमने नॉर्मल हॉर्स राइडिंग तो करनी नहीं है। मंगोलिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, जिसमें 14 से 15 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं पूरी दुनिया से, 1000 किलोमीटर की रेस, और ये रेस करना घोड़ों में बैठ के कंटिन्यूस, ये आसान बात नहीं है। पाकिस्तान की पहली मर्तबा एज ए टीम नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ ऐसे दो नौजवान मौजूद हैं जो डॉक्टर्स हैं बाय प्रोफेशन, कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन अपने पैशन को परस्यू करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फहद जमील, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच जी। साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, डॉक्टर उमर हयात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। और आप दोनों की अचीवमेंट्स पे एक नज़र आइए देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फहद जमील एंड डॉक्टर उमर हयात, और ये 1000 किलोमीटर की सबसे टफेस्ट और लॉन्गेस्ट हॉर्स राइडिंग की जो रेस है एज ए टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी मंगोलिया में करें। डॉक्टर फहद, नाउ ये है क्या रेस, थोड़ा सा बताते हुए, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कैलकुलेशन 1000 किलोमीटर। श्योर जी। कहते हैं चंगेज़ खान ने जो दुनिया में फतह की थी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसका पोस्टल सिस्टम। ठीक है कि उस ज़माने के अंदर, आज से 1000 साल पहले, उसका जो लेटर था वो सबसे पहले पहुंच रहा था दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे। उसके पास पोस्टल सिस्टम ये था कि उसके पोस्टल मैन जो डिलीवरी करते थे वो एक घोड़े पे बैठते थे, जो घोड़ा 50 किलोमीटर गैलप करता था फुल स्पीड पे। उसके बाद वो खत दूसरे अपने पोस्टल को देते थे। इस तरह आप अंदाज़ा करेंगे 2 घंटे के अंदर वो 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए एक दिन में 300 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता था एक खत का, आज से 1000 पहले। उसी तवस्सुल के अंदर उन्होंने एक रेस का स्टार्ट किया तकरीबन आज से 8-10 साल पहले, जिसको उन्होंने ना सिर्फ दुनिया की सबसे लंबी बल्कि दुनिया की टफेस्ट हॉर्स रेस बनाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कंटेस्टेंट्स आते हैं वो चंगेज़ खान के पोस्टल डिलीवरी सिस्टम को बेसिकली रिक्रिएट करें। तो हम लोग इंशाल्लाह जो जा रहे हैं इस रेस में, हम उसी पोस्टमैन को रिक्रिएट करेंगे 1000 साल बाद। 1000 साल बाद। और ये पाकिस्तान की एज ए टीम पहली बार इस रेस में नुमाइंदगी हो रही है? बिल्कुल जी। हमारे साथ जो हमारे 2 और पार्टनर्स जो आज नहीं आ सके, वो मौज़म हयात खान एंड उमैर कायम खानी। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। डॉक्टर उमर, नाउ डॉक्टर भी हैं आप, साथ ही साथ फिर ये हॉर्स राइडिंग, आई मीन हॉर्स राइडिंग तो ना हुई, दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्पोर्ट, और लॉन्गेस्ट हॉर्स राइडिंग की बात करें, ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? आपने खुद ही शुरू में बताया था कि यू सेड इट वेरी ब्यूटीफुली कि आपका करियर प्रोफेशन एक अलग चीज़ है, बट आपकी हॉबीज़ जो हैं वो साथ साथ चलती रहनी चाहिए, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन दैट। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि काम करें तो दबा के करें, मेहनत से करें, और जब टाइम फारिग हो तो अपनी हॉबीज़ को आप मैक्सिमम उसमें टाइम स्पेंड करें और कंटिन्यू रखें। हाँ जी। तो हमारी हॉर्स राइडिंग है, जब भी हम ऑफ होते हैं, यूजुअली वी आर ऑलवेज राइडिंग। उससे मैं ऑफ से क्या मुराद है, क्या ऑफ? या वी नॉट वर्किंग, सो इट्स लाइक अगर वीकेंड, मैंने कहा वैसे मूड ऑफ होता है। अच्छा। उसमें भी फ़ायदा काफ़ी, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। उसमें भी फ़ायदा इट्स अ वेरी, हाँ जी, इट्स अ वेरी मूड बूस्टिंग एक्टिविटी। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। डॉक्टर फहद, ना मेडिकल फिटनेस कितनी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हॉर्स राइडिंग है ये मजाक
नहीं है। आप घोड़े पे बैठ के वैसे तो बड़ा ग्लैमरस लगता है, तस्वीरें खिंचवा ले, लेकिन घोड़ा चलना शुरू हो फिर दौड़ना शुरू हुए जिस स्पीड पे ये बता रहे हैं, तो फिर काफी नॉन ग्लैमरस सा ये इवेंट हो जाता है। थोड़ा सा बता दें। जिम में आप वर्कआउट करते हैं 1 घंटे में तकरीबन आप बहुत मेहनत कर लें 500 कैलोरी बर्न कर सकते हैं आप। 600-700 कैलोरी का 1 घंटे का वर्कआउट बहुत हाई वर्कआउट कंसिडर किया जाता है। इसमें 12 घंटे की राइडिंग के अंदर तकरीबन हम 5 से 7 हज़ार कैलोरी दिन की बर्न करेंगे। और ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 दिन करेंगे। तो इसकी जो हमारी ट्रेनिंग थी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगा है जब हम सिलेक्ट हुए थे इस रेस के लिए आज से 2 साल पहले। ठीक है। और उसके बाद सारा कुछ जो फिटनेस ट्रेनिंग हमारी थी जिसके अंदर हमारी इंड्योरेंस थी, हमारी रनिंग थी, हमारी हाइकिंग थी, हमारी स्कीइंग थी, उसको एक वेट लिमिट है कि आपने राइडर ने पूरे गियर पहन के 85 kgs के अंडर होना है, तो आप इसमें ओवर वेट नहीं हो सकते थे। इसके अलावा ये है कि वो जब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए गए थे तो जो स्काउट्स इसकी दुनिया में डिफरेंट सेंटर्स हैं, हम लोगों ने कैलिफोर्निया में इसका टेस्ट दिया था जाके, तो तकरीबन 1 हफ्ते का टेस्ट था वो, जिसके अंदर उन्होंने हमें डिफरेंट टेस्ट के थ्रू किया था। और उसके बाद वो आपको एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं और वो जाता है इंटरनेशनल पैनल को और फिर वो सिलेक्ट करते हैं कौन राइडर्स इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो वजन ओके, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर उमर, मैं ये जरूर आपसे पूछते हुए, ये कितने दिन की रेस है और ये किस तरीके से स्टार्ट कैसे होगी, थोड़ा सा बताते हुए। तो ये टोटल 1000 किलोमीटर जैसे आपने बताया, और इसको आपने ख़त्म करना है विद इन 10 डेज। सो एंड्योरेंस जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स, उसमें रनिंग हो या हॉर्स राइडिंग हो, वो बेस्ड होती हैं टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल बॉस्टन मैराथन है, वो आपको कहते हैं इतने टाइम में आपने उसको ख़त्म करना है, और इसका टाइम है 10 दिन, हमने 10 दिन में ख़त्म करना है। ऑब्वियसली जो विनर होगा मे बी वो 8 दिन में ख़त्म कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। बट हर रोज़ हम तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर्स कर रहे होंगे इफ़ यू आर डूइंग गुड, विच वी आर होपिंग वी डू। और उसके बाद ये है कि एवरी हॉर्स डज 40 to 50 किलोमीटर्स। हर 40-50 किलोमीटर्स के बाद एक स्टेशन होगा। अच्छा, ट्रैकिंग बैक 1000 किलोमीटर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है विद अ जीपीएस एंड अ मैप। ठीक है, जो आपके बैग में होगा। जो आपके बैग में होगा, उसके अलावा आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। ओके। सो इट इज़, आप पूछ रही थी प्रेपरेशन, इट्स horse riding number 1, then it's physical fitness number 2, and number 3 is survival skills and how you actually find your way out, navigation। बिल्कुल सही। तो इसमें जब नेविगेशन हम कर रहे होंगे और हर 40-50 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होगा, होपफुली विल गेट टू दैट, देन वी गेट टू चेंज द हॉर्स, फिर हम अगला नया घोड़ा पकड़ेंगे और फिर उस पर हम अगले 50 किलोमीटर करेंगे और हम ये करते जाएंगे 10 दिन तक। बिल्कुल, कोई नेटफ्लिक्स, कोई यूट्यूब नहीं होगी, कोई फिल्म नहीं आप देख सकेंगे, कोई गाने नहीं सुन सकेंगे। मंगोलिया गाने ये गा देगा साथ में, वो सुन लेंगे। आपका घोड़ा कितना बर्दाश्त करेगा? मैं ये उस बेचारे वो घोड़े से भी तो दोस्ती होनी चाहिए, वो अटैचमेंट। एंड देन मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया के रास्ते में तो पहाड़ आएंगे, रास्ते उस तरह ना हमवार होंगे, प्रॉपर सड़क तो आपको लाविश मिलने से रही, तो आपने प्रिपेयर किया है सवाल? बिल्कुल, इसकी प्रिपरेशन यही थी कि व्हाट मेक्स दिस द टफेस्ट, दुनिया की सबसे खतरनाक रेस ये ऐसे ही बनती है कि घोड़े जो हैं वो ट्रेन नहीं है, वो जंगली हैं, तो उस पर काठी भी आपने खुद लगानी है, उस घोड़े पे चढ़ना भी आपने खुद है। रात के 3 बजे अगर आप कहीं जंगल में रात को कैंप कर रहे हैं अपने घोड़े के साथ, वो टेक ऑफ करके आपने पकड़ के भी उसको खुद लाना है। इसकी जो प्रिपरेशन थी, जब आप जैसे उमर एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको पॉइंट ए से बी दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, रास्ता आपने खुद बनाना है। इसलिए जो 45 राइडर्स जा रहे हैं उन सब के रास्ते अपनी नेविगेशन के हिसाब से होंगे। आप सीधा जा सकते हैं, मैं साइड से आ सकता हूँ, कोई बंदा इस साइड से आ सकता है। उस दौरान आपको पहाड़, दरिया, नदी और सबसे खतरनाक जो जगह एकदम से दलदल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही, जिसके अंदर एक्चुअली घोड़ा फुल स्पीड पे अगर जाए तो गिर करके टॉपल कर सकता है। खैर। तो जैसे कि आप पूछ रही थी, इसकी प्रिपरेशन यही, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दुनिया में राइड किया, जाके डिफरेंट टेरेन्स में राइड किया। हम दोनों अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, अमेरिका में हमने डिफरेंट रियासतों में जाके राइड किया, एंड आई थिंक विल गिव इट अ बेस्ट शॉट इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन जो पहाड़ों की यहाँ पे हाइट है, अमेरिका में तो इतनी हाइट नहीं होगी। नहीं है, बिल्कुल जी। तो आप लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उस हवाले से? हम लोगों ने किया, अमेरिका में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस पे जाके घोड़े चलाए थे। उसके अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह घोड़ा जब क्लाइंब अप कर रहा होता है तो आपको बिल्कुल उसकी गर्दन के पास अपनी गर्दन ले आनी होती है, जब वो नीचे जा रहा होता है तो आपने अपना वजन पीछे रखना होता है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि घोड़े का और आपका बैलेंस बिल्कुल ठीक रहे, ताकि जब फुल स्पीड पे आप करेंगे टॉपल ना हो जाए, गिर ना जाए। बिल्कुल, बहुत सादा सा सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का आप लोग क्या करेंगे? बीच में भूख लग जाए, कोई क्या करेंगे? बैग पैक में क्या कुछ होगा? तो वी कैन कैरी 5 किलो का हम वजन कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और जो हम स्टार्ट में लेके जा रहे हैं दैट्स ऑल वी हैव।
हमें बीच में कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, नाइदर वी कैन आस्क फॉर इट, क्योंकि वो एक्सटर्नल हेल्प काउंट होगी और उस पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो 5 किलो हमने कैरी करना है, उसमें हमारा नेविगेशन सिस्टम, वो सारा कुछ, खाने पीने के लिए इफ़ यू वांट एनर्जी बार्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होंगी। और अगर हम उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जो कि 40-50 किलोमीटर्स पे होगा, वो एक लोकल वहाँ पे 2-3 उनके टेंट्स होंगे, लोकल्स जो रहते हैं, और वो जो भी बना रहे होंगे हम वो खा सकते हैं। अच्छा, ओके। या एंड मोस्टली आई थिंक वो गोट बनाते हैं उबला हुआ, ठीक है, जो कि हम सोच रहे थे साथ कोई मसाला नमक ले जाए, शायद हम गरम मसाला हम सोच रहे थे या गरम मसाले से अनम मेरे ख्याल में जायका जरूर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वहाँ पे वो कुछ ना बनाते हुए तो बस जी वहाँ पे जो वो आपको सेब मिल जाएगा, केला मिल जाएगा ज़्यादा, और थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स प्रोटीन हम साथ लेके जा रहे हैं। बाकी ये है कि अगर रात को जिस तरह के आप जंगल में आपको रहना पड़ जाता है तो फिर आपके ऊपर ही है जो आपके पास सप्लाईज हैं। फिर बारिश हो जाए, कोई सौंप, आंधी तूफान, अल्लाह ना करे, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल सही। बिल्कुल, आपके पास स्लीपिंग बैग होता है और एक रेन जैकेट होती है, तो यही सर्वाइवल स्किल्स हैं कि आप जंगल में अकेले कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑब्वियसली तभी इसीलिए इसको टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेस कहा जाए। 1000 किलोमीटर का मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पैनल से बताइएगा, यहाँ से कराची तक जाए, ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, घोड़े पे जाए, हाँ, कितने बजे? 1200 बन जाएंगे, 200 ज्यादा कोई नहीं होता, वापस आप चक्कर लगा के आधे रास्ते में रुक जाएंगे। लेकिन 1000 किलोमीटर इज नॉट अ जोक। डॉक्टर साहब, देन ऑब्वियसली कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? अंटिल नाउ तकरीबन ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन हो चुकी है इन द लास्ट 7-8 years ऑफ दिस हॉर्स रेस। इस साल अप टू 20 to 25 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, यहाँ पे अफ्रीका में आप आ जाएं, कीनिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप से इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान की, लाइक आई सेड, यू नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ टीम officially inshallah will be participating। बिल्कुल सही। घोड़े से दोस्ती भी तो होनी चाहिए, ये घोड़े जो हैं, एंड देन दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये ऑब्वियसली उनके होंगे, आप अपने तो नहीं लेके जाएंगे? घोड़े उनके होंगे, तो वो अपने लोकल हर्डर्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मंगोलिया की पॉपुलेशन है 2.5 मिलियन, ठीक है, और वहाँ घोड़ों की पॉपुलेशन है 5 मिलियन। डबल है? डबल है, अच्छा। इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो इसलिए वहाँ बहुत घोड़े हैं, और उनसे वो 1500 हॉर्सेस एक्वायर करेंगे और उनको रेस के लिए यूज़ करते हैं। तो वी डोंट नो हाउ द हॉर्सेस आर, और ऑब्वियसली जब इतने घोड़े हैं तो वो सारे घोड़े राइड नहीं करते वो लोग, तो उसमें वाइल्ड हॉर्सेस भी होंगे। वाइल्ड हॉर्सेस होंगे, तो फिर डॉक्टर फहद, फिर घोड़े के साथ वो ऑब्वियसली जब तक एक अटैचमेंट नहीं होगी, मैं सादा ज़बान में कहूँ, किस तरीके से वो फिर आप उसको करेंगे? ये जाके मैनेज होगा जी, बिल्कुल यही है। यहाँ पे हमने डिफरेंट हॉर्सेस पे ट्रेनिंग की है, इसमें बल्कि जो एक बहुत रुकी मिस्टेक करते हैं राइडर्स, बहुत अच्छे, जो कि एक घोड़ा पूरी ज़िंदगी चलाते रहे होते हैं, वो उसको उनकी आदत का पता होता है, उसकी चाल का पता होता है। वहाँ जाके आपको काठी दे दी जाएगी और घोड़ा पकड़ा दिया जाएगा। अब काठी भी आपने खुद लगानी है। बहुत सारी चीज़ें आप घोड़े को अप्रोच करते हुए ही बता सकते हो कि उसको चोट तो नहीं लगी भी, वो घबराया हुआ तो नहीं है, सहमा हुआ तो नहीं है। तो बहुत प्यार और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है शुरू में, और फिर जहाँ एग्रेशन की ज़रूरत होती है थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। घोड़ा बहुत ज़्यादा इंसान को समझता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दैट्स अ वेरी फ्रेंडली एक एनिमल है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी शादी हो गई है तो अब आपको चॉइस नहीं है, आपने टाइम तो गुजारना है। बीवी को घोड़े से आप मिला रहे हैं, आपको घर जाना है वापस? नहीं, आपको जैसा भी घोड़ा मिल गया आपने उसके साथ 40 किलोमीटर करने हैं। अभी जिंदगी का सफर है, आपने पूरा करना है। तो जिंदगी का तो सफर 40 किलोमीटर तो ना हुआ। ये मैं रिकॉर्ड करा के आपकी बेगम को जरूर भेजूंगी। ये कमाल हो गया भाई, बेगम को घोड़े से मिला दिया। वेरी वेल सेड। ये टीम का मोटो नहीं है, ये इसका इनका अपना। जो आप प्रैक्टिस करते हैं इससे पहले वो कितने मतलब किलोमीटर्स की अब तक आपने की है? हम लोगों ने जी डिफरेंट रेसेस की हैं। जो सबसे लंबी रेस हम करके आए हैं वो हमने तकरीबन 200 किलोमीटर 22 घंटे में घोड़ा चलाया था। सुबह 4 बजे शुरू हुए थे और अगले दिन 3 बजे तक सुबह, तो नॉन स्टॉप, बीच में ब्रेक होती थी हर 3-4 घंटे बाद, 5-10 मिनट जल्दी जल्दी पानी भरा, घोड़े को पानी पिलाया, दूसरे घोड़े पे मतलब कितनी देर बाद उसको स्टे देना पड़ता है हॉर्स को रेस्ट कितना करवाना पड़ता है? जो तो कंडीशन घोड़े होते हैं जो कि इसमें ट्रेनिंग में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैराथन रनर्स होते हैं जो आपके हमारे अफ्रीका से आते हैं, जो कि लंबे डिस्टेंस के बाद भी बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, तो वो आराम से 160-180 किलोमीटर्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर अगर वो ट्रेन ठीक हो। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक सवाल बिफोर वी वाइंड अप, ये इसका एंड पॉइंट क्या होगा? मंगोलिया के एक पॉइंट से स्टार्ट हो गए, ये पाकिस्तान तो नहीं ऑब्वियसली आएंगे, तो ये पॉइंट बी कौन सा होगा जो एंड स्टॉप होगा? अनडिस्क्लोज लोकेशन है जी, वो हमें जब पहुंचेंगे मंगोलिया में इंशाल्लाह वो हमें सबको बस में डाल देंगे और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन जिसका किसी को नहीं पता उधर छोड़ देंगे। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, रियली? अच्छा, ओके, वो अभी नहीं बताएंगे किसी को
कोई पता नहीं है। वो 1000 किलोमीटर कहीं पे भी मंगोलिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हो सकता है। और जब खत्म हो जाएंगे वहाँ से भी बस में उठा के वापस उलान बटार ले जाएंगे जो कि कैपिटल। ठीक है, that's amazing, that's excellent and all the very best। माशाल्लाह। एक सवाल आप दोनों से पूछते हुए, ऑब्वियसली माशाल्लाह प्रोफेशनली आप इक्विप्ड भी हैं, आपके पेरेंट्स का कितना अहम किरदार रहा है, क्योंकि बच्चों के जो प्रोफेशन है और पैशन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में पेरेंट्स का, ग्रूमिंग का एक बड़ा अहम किरदार होता है। बिल्कुल जी, मेरा ये राइडिंग तो मैं टोटल ओ करता हूँ अपनी अम्मी को। उनको शौक था मुझे घोड़े पे बैठने का, मुझे बिठाने का। मुझे तो बिल्कुल शुरू में राइडिंग का शौक नहीं था, और आई थिंक राइडिंग इज़ इन द ब्लड। मेरे दादा बड़े अच्छे राइडर थे, मेरे अब्बू बड़े अच्छे राइडर थे। तो हालांकि मेडिकल की स्टडीज़ के साथ टाइम नहीं मिला, लेकिन जब टाइम मिला तो बिल्कुल पैशनेट रीलिव किया मैंने। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक माय फादर वाज अ ग्रेट राइडर, और हम लोग क्योंकि एचएसएन में थे तो हमारा घोड़ों के साथ वास्ता रहा है। बट आई बिलीव कि हॉर्स राइडिंग ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी हिस्ट्री से कनेक्ट करती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इंसेस्टर्स जो थे उन्होंने सारी चीज़ें घोड़ों पे की हैं, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी टू डू, और मैं यंगस्टर्स को भी रेकमेंड करूँगा। एंड फैमिलीज़, अगर आप लोग इकट्ठे मिल के आप एक वीकेंड पे यू गो स्पेंड टाइम विद हॉर्सेस, बच्चों को सिखाएं, उनको राइडिंग स्कूल में लेके जाएं, इट्स वेरी गुड एक्टिविटी। बिल्कुल सही। और कोई मैसेज डॉक्टर फहद आप देना चाहेंगे उन बच्चों को जो प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को परस्यू करें, एंड दैट इज पॉसिबल? बिल्कुल जी, हम दोनों एचएसएन कॉलेज होते थे, उसके बाद हम आगा खान गए, जिसके बाद हमने अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग की फर्दर, और वहाँ पे दोनों कंसल्टेंट्स इकट्ठे ऑरेगन स्टेट में होते हैं। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप सही तरह टाइम करें और अपनी लाइफ को बैलेंस करें। देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। और ये जो एक डिलेमा बना हुआ है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और प्रोफेशनली बड़ी मुश्किल जॉब कर सकते हैं, ये शैकल ब्रेक करें एंड जस्ट ट्राई टू focus on things and try to have balance and strike a balance. बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल। और आप दोनों भी आई एम श्योर अग्री करेंगे कि पैशन, और देखिए ना जिस तरह आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, ये जो बिल्कुल करें हम इसके साथ बिल्कुल एग्री करते हैं, और जो भी लोग जिस काम को भी करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल। और बड़ों का अदब करें, जिसकी वजह से ये आना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ही नहीं आता। सलमान, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी इन्हीं की बात को एग्री करूँगा कि पहले तो अदब बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए या ख़ुद बनने के लिए, और उसके बाद लगन, मेहनत जितनी आप करें उतनी कम है, और उसका अजर खुदा भी आपको देता है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है। बिल्कुल। और जब बड़े बुजुर्गों की दुआएं शामिल होती हैं तो खुद वो ही काम और कर साथ पाते हैं। अच्छा ऐसा ही बिल्कुल से। ऑल द वेरी बेस्ट डॉक्टर फहद, डॉक्टर उमर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप करे कि आप जीत के आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आमीन सुमामीन। और उसके बाद फिर इधर ही आपने दोबारा से आना है। थैंक यू सो मच सलमान अली, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, पटियाला घराने के चश्मो चिराग हैं, बहुत सारी दुआएं आपके घराने आपके लिए। अनम थैंक यू सो मच। फाइनली वो मुर्गी बन गई है, इसका फाइनल प्लीज शॉट दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। और ड्रिंक्स अच्छी लगी आपको, जल्दी से बता दीजिए। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले अली अमजद और सलमान अमजद की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत, आप खुद बताएंगे भाई, ये जो एक आपके ख़ानदान की लेगेसी है, इसको आपको ये बहुत मकबूल चीज़ हमारे एक घर के मेरे उस्ताद, मेरे चचा असद अमान अली खान साहब की उम्र लंगी बब्बा पार। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। हर
यार दिया मैं ता बैठी का आग उडारा आप बंझा के मैं कासत भेजा मेरा थी गयो हाल बीमारा हाँ गुलाम फरीदा ओए गुलाम फरीदा मैं तो वे बिछड़ी जीवे बिछड़िया कूंज का तारा उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पार हलना 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 बस में काले उमरा पप्पा पार उमरा लगे पप्पा पार फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाब दे मौसम विच सुर्ख गुलाब दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी हो तेरिया नित बतनावल लोड़ा कमली करके छोड़ दे तोय कमली करके 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 कमली वे मैनू कमली करके 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 वे मैनू कमली कमली करके छोड़ दे तोय ते बैठी कख गलियां दे रोला गुलाम फरीदा मैं ता दो सब सड़सा गुलाम फरीदा मैं ता दो सब सड़सा जे मैं माही बोलो ओ मोड़ा फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाब दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले हलना बस काले उमरा लगी पप्पा पार उमरा लगी
पप्पा पार सारे गे रे गे सारे सारे चरदम 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 फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले हले बस में काले उमरा लगिया पप्पा